हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो महंगाई भत्ता 2% की बढ़ोतरी की गई है उसके बारे में, कि इससे जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशन भोगी हैं उनको क्या लाभ होने वाला है। कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि 8वां वेतन आयोग लागू किया गया, जिसके माध्यम से बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अच्छी खासी बढ़ी थी। तो यहाँ पर जो वेतन भत्ते के साथ साथ जो महंगाई भत्ता दिया जाता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर 1 बाय 1 कवर करने वाले। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी, सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। आपको याद रखना है, राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ये योजना नहीं है। अभी राज्य सरकार के अगर कर्मचारी हो आप, तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2025 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। तो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, मतलब तब से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लोगों को लगेगा हम तो मार्च में हैं, अप्रैल आने वाला है, कोई बात नहीं, वो आपको आगे ऐड ऑन होकर साथ मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जब से लागू हुआ है तब से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़कर 55% हो गया है। इसका मतलब पहले 53% था। इसमें अब देखो, ये सारा पैसा जो दिया जा रहा है सरकार को बहुत ज़्यादा, मतलब पैसे या एक तरीके से वित्तीय बोझ होता है, क्योंकि अब सरकार को इतने सारे पैसे हर साल और अधिक देने होंगे। ये सारा एक तरीके से लायबिलिटी, जिम्मेदारी होती है सरकार पे, ये एसेट नहीं है। सरकार को इससे कोई फायदा नहीं होता है। पेंशन भोगियों को पेंशन देने से सरकार को कोई भी वित्तीय लाभ नहीं होता है, इसलिए लायबिलिटी होता है। इससे 48.66 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 66.55 लाख पेंशन भोगी, यानी कुछ 1.15 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। इसका मतलब देखो, पेंशन भोगी ज़्यादा है सरकार के पास और केंद्रीय कर्मचारी कम है। सरकार नौकरी साथ कम दे रही है। पहले वाले जो नौकरी वाले लोग हैं वो रिटायर होते जा रहे हैं, क्योंकि ये डाटा इक्वल होना चाहिए ना। जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उतने लोग ही रोजगार में आने चाहिए हर बार, लेकिन ये डिफरेंस हमें यहाँ पर कुछ इंडिकेट तो कर रहा है। सरकार पर 6614.04 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। ये वित्तीय बोझ है क्योंकि सरकार को इतने पैसे हर बार देना पड़ेंगे। देखो, इसलिए ना सरकार सैलरी बढ़ाना चाहती है, ना ही सरकार महंगाई भत्ता वगैरह देना चाहती, क्योंकि पता होता है कि इसका लाभ कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी होती है। पिछले 7 सालों में यह सबसे कम बढ़ोतरी है। महंगाई हर साल बढ़ रही है। पिछले 7 वर्ष पहले जाएंगे, जो महंगाई रही होगी उसके कंपैरिजन में अभी महंगाई ज़्यादा है। फिर भी ये बढ़ोतरी बहुत कम है, क्योंकि 2% बढ़ाया गया है। क्योंकि आमतौर पर 3 से 4% हमेशा बढ़ाया जाता था, जो कि हमें लगा। देखो, इन्फ्लेशन महंगाई वो बढ़ रही है 5% की दर से, 4% की दर से, 6% की दर से। महंगाई भत्ता यहाँ पे दिया जा रहा है 2% की दर से। फिर भी जो भी कर्मचारी हैं उनको इससे फायदा, मतलब बहुत राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि बराबर नहीं है। बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी और एरियर जनवरी मार्च 2025 का भुगतान अप्रैल 2025 के वेतन में इनको किया जाएगा। तो जो भी 2% की बढ़ोतरी हुई है जनवरी, फरवरी, मार्च, तीनों महीने की सैलरी में जो भी बढ़ना चाहिए वो आपको अप्रैल की सैलरी में ऐड ऑन होकर के मिल जाएगा। अब बात करें महंगाई भत्ता क्या होता है। तो महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी 50,000 रुपये थी और उस समय की महंगाई के हिसाब से उसके 30,000 रुपये खर्च होते थे और थोड़ा बहुत बचा के ये 10 या 15,000 रुपये वो शॉपिंग सेविंग्स कर लेता था। ठीक है, लेकिन 2 साल बाद या 3 साल बाद, जब हम मान लीजिए 5 साल बाद आगे बढ़े, तो सैलरी उसकी 25,000 ही है, लेकिन सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से 30,000 में खर्चा ना चल करके उसका 40 से 45,000 जा रहा। इसका मतलब सेविंग्स नहीं हो पा रही। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, जो महंगाई जिस दर से बढ़ रही है एटलीस्ट उस दर से उनको महंगाई भत्ता या महंगाई से राहत देने के लिए कुछ पैसे सैलरी में बढ़ाने होते हैं। उसी को हम यहाँ पर बोल रहे। गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होती है। जो भी खान पान की चीज़ें हैं उनको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है।
ठीक है। अगर कभी पूछे कि महंगाई भत्ते की गणना कैसे करते हैं कि चीज़ें महंगी हुई हैं सस्ती, तो जो भी बास्केट है, जो भी चीज़ें हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाली उसमें जो भी चीज़ें हैं उनके प्राइसेस की तुलना की जाती है यहाँ पर। इसे हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसके प्रभाव को संतुलित करने के लिए कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखी जाए। हमने सैलरी 50 ली है, मान लीजिए 25 भी होती और तो उस व्यक्ति का खर्चा नहीं चल पा रहा है अभी की महंगाई के हिसाब से, तो व्यक्ति जो है क्यों जॉब करना चाहेगा। देखो सारा कैलकुलेशन यहाँ पर वही है कि मूल वेतन ये है, डीए प्रतिशत इतना है, उसको जो है इतने पैसे मिल रहे हैं, महंगाई भत्ता इतना मिलेगा, टोटल जो है उसको एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर मिलने वाला है, ताकि जो है आराम से जो है उसका महीने का जो है गुजारा हो पाए। अब बात करें जो है महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है, हमने ऑलरेडी देख लिया। महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। अब कोई व्यक्ति जो है पेंशन पर जिंदा है, पेंशन पर ही गुजारा हो रहा है, अब उसकी सैलरी तो बढ़ेगी नहीं, इसलिए सरकार को पेंशनर्स की भी यहाँ पर जो है थोड़े से बढ़ाने पड़ते हैं पैसे। डीए दिया जाता है। डीए की दरें ऑल इंडिया जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित होती हैं। हर 6 महीने पर जो है इनको अपडेट किया जाता है ताकि हमारे पास सही डेटा अवेलेबल हो। अब बात करें जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। भारत में 2 तरह की महंगाई हमें देखने को मिलती है। एक रिटेल यानी खुदरा जो बाजार होता है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें आप दुकान वगैरह से लेकर के आते हो वो यहाँ पर काउंट होती है, ठीक है। दूसरा होता है थोक महंगाई। आपने जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, रिटेल प्राइस या थोक प्राइस वगैरह, और जो है ये सारी WPI होल प्राइस इंडेक्स हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, ये अलग अलग होते हैं सारा, तो उन दोनों के आधार पर ही यहाँ पर गणना की जाती है। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहा जाता है। जो कंज्यूमर्स मतलब जो भी हम रोज़मर्रा की सामान खरीद रहे हैं, पहले जो है हम मान लीजिए चीनी जो है, अब चीनी का दाम अभी आपको लगभग 40 से 50 रुपए किलो देखने को मिलेगा। अगर आप जो है 7 साल पहले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा चीनी का प्राइस मुश्किल से 20, 22 या 25, मैक्सिमम 30 रुपए किलो रहा होगा। इसका मतलब जो है 12 से 15 या 15 से 20 रुपए एक्स्ट्रा बढ़े हैं, तो वो सारे यहाँ पर सरकार को जो है मैनेज करने पड़ते हैं। बढ़े हुए डीए पर सरकार के 6,614 करोड़ यहाँ पर खर्च होने वाले हैं। सैलरी पर जो है 3622 रुपये और पेंशन पर 3622 करोड़ रुपए, ठीक है, 3622 करोड़ रुपए और पेंशन पर 2992 करोड़ रुपए सरकार को हर साल यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है 8वां वेतन आयोग, चर्चा में था अभी, थोड़ा देख लेते हैं। तो सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। 2026 से ये लागू हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए है। देखो केंद्रीय कर्मचारी होने का बहुत फायदा है, ये डीए भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, और जो है 8वां जो वेतन आयोग आया है वो भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ही है। राज्य के जो भी कर्मचारी हैं उसका सारा जिम्मा राज्य सरकारों पर है, वो अपना देखें उनको पैसे देने हैं, सैलरी बढ़ानी है या डीए देना है कि नहीं देना है। अब बात करें जो 8वां वेतन आयोग था वहां पर क्या क्या बदलाव हुए हैं। घोषणा हुई है 28 मार्च को, कैबिनेट ने बैठक में मंजूरी दी है। इसको लागू होने की तिथि क्या है, 1 जनवरी 2026 से जो भी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको जो इस आयोग के हिसाब से पैसे सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा। किसे लाभ मिलेगा, केंद्र सरकार के करीब 1,15,00,000 कर्मचारी व पेंशनर्स दोनों, ठीक है। संभावित वेतन वृद्धि की बात करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से 26,000 तक बढ़ सकता है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 50,000 पहले ले रहा था, तो इसमें जो है मिनिमम 18,000 या मैक्सिमम जो है 26 के ऐड हो करके जो है उसको सैलरी मिलेगी। तो या तो जो है 68 के मिलेगी या तो जो है यहाँ पर 76 के मिलेगी, इसके बीच कोई भी सैलरी हो सकती है। संशोधन का आधार क्या है, मुद्रास्फीति देख करके, सरकारी वित्तीय स्थिति को देख करके, इसके अलावा AICPI इंडेक्स को देख करके यहाँ पर जो है सुधार किए गए हैं। अंतिम वेतन आयोग हमारा कब आया था, तो 7वां वेतन आयोग हमारा 2016 में लागू हुआ था। तब से जो है इस प्रकार का कोई भी आयोग नहीं आया था, तो बहुत ज़रूरी था ये कर्मचारियों के लिए। अब जब केंद्र सरकार ने लागू किया है तो राज्य सरकारें भी इसको जो है लागू करेंगे ही करेंगे अपने तरीके से। एक प्रश्न हमारा है, महंगाई भत्ता किस आधार पर तय किया जाता है।
सरकारी नीतियों पर, शेयर बाजार पर, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर, या फिर जो है वित्त मंत्री के बजट पर? किस आधार पर जो है यहाँ पर ये तय किया जाता है? आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये आर्टिकल आपके लिए मददगार रहा होगा, समझ में भी आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिल जाएं। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।